हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः आपके बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की पार्ट नंबर 48 लेकर आए। देखो 48 वाले पार्ट तक अपन पहुंच गए और आज आपकी एक नई यूनिट स्टार्ट होने जा रही है, यूनिट नंबर 4। नई यूनिट स्टार्ट होने जा रही कौन सी? यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर चलेंगे थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। जिसके अंदर क्या चलेंगे? थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। थर्मोडायनेमिकल रिलेशन ये अपन पढ़ेंगे। यह सारा प्रोसेस आपके अंदर किसके अंदर है? यूनिट 4 के अंदर है। ठीक है, थर्मोडायनेमिकल रिलेशन यूनिट 4 शुरू हो रही। यूनिट 4 फिर उसके बाद लास्ट एक और यूनिट बची, वो अपन करेंगे। तो चलो आइए, थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, सारे एक दूसरे में जो रिलेशन होता है ना, वो अपने को देखना है। तो थर्मोडायनेमिकल रिलेशन के अंदर सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, उष्मागतिक चर क्या होता है, उष्मागतिक विभव क्या होगा, पोटेंशियल, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है ना, वो कहलाएगा आपका उष्मागतिकी चर। उष्मागतिकी चर है ना। चर अपन किसको बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है ना। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, उष्मागतिक चर क्या होगा? तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन के अनुसार अपन इसको समझेंगे। ध्यान से रखिएगा ना, नोट्स आप अच्छे से बनाया करो, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना। तो यदि हम किसी पदार्थ को n बराबर भागों में विभाजित करें, कितने? n बराबर भागों में पार्ट दे उसको, है ना, विभाजित कर रहे हैं अपन, विभाजित करें, तो उसके प्रत्येक भाग के लिए, तो उसके प्रत्येक भाग के लिए, है ना, उसके प्रत्येक भाग के लिए T तथा P का मान एक समान होता है। प्रत्येक भाग के लिए T तथा P, दाब और ताप, T तथा P का मान एक समान होता है ना। दो का मान तो एक समान होगा, बाकी क्या होगा वो देखते अपन। एक समान होता है, लेकिन U, V तथा S का मान, देखिए, लेकिन U, V तथा S, ये जो है ना, U, V तथा S का मान प्रत्येक भाग के लिए, U, V तथा S का मान प्रत्येक भाग के लिए 1/n गुना होता है। प्रत्येक भाग के लिए क्या होता है? 1/n गुना होता है ना। तो इस प्रकार P तथा T को अपन स्वतंत्र चर बोलेंगे, है ना। तो बताएं, इस प्रकार P तथा T को, इस प्रकार P तथा T को स्वतंत्र चर, जिसको अपन लिखेंगे इंटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल, है ना, स्वतंत्र चर, तथा U, V व S को मात्रात्मक चर, क्वांटिटिव चर, है ना, क्वांटिटिव वेरिएबल, क्वांटिटिव वेरिएबल, है ना, मात्रात्मक चर कहते हैं। ओके, इनको ये बोलेंगे, इनको ये बोलेंगे। और ये होता है, देखो, ये सारे उष्मागतिक वेरिएबल है। ये सारे क्या है? उष्मागतिक वेरिएबल है। तो दो तो अलग है, T और P। अभी अपन थर्मोडायनेमिक रिलेशन निकालेंगे, इनमें आपस में 4 रिलेशन निकालेंगे। तो T और P तो आपके क्या है? इंटेंसिव वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर। और बचे हुए U, V और S, U आंतरिक एनर्जी, V आयतन और S एंट्रोपी। S क्या होगी उस निकाय की? एंट्रोपी। ये सारे है क्वांटिटिव वेरिएबल, है ना, मात्रात्मक चर है। ये सारे क्या है आपके पास?
क्वांटिटिव वेरिएबल। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिटिव वेरिएबल से। ये तो स्वतंत्र चर हो गए और ये हो गए आपके पास क्वांटिटिव वेरिएबल। ओके, तो अब आपके पास जो ऊष्मागतिक फंक्शन आएंगे उसको अपन देखेंगे। तो ये आपको इस प्रकार बताना ऊष्मागतिक चर क्या होते हैं ना। तो एक बार पुनः देख लेते हैं अपन ऊष्मागतिक चर के रूप में जो लिखा अपन ने कि यदि हम किसी पदार्थ को n बराबर भागों में बांट लें तो उसके प्रत्येक भाग के लिए T तथा P का मान तो एक समान होगा। दो चर तो ये हो गए, लेकिन U इंटरनल एनर्जी, V आयतन और S एंट्रोपी का मान प्रत्येक भाग के लिए क्या होता है 1/n गुना होता है। तो अतः इस प्रकार P तथा T को अपन इंटेंसिव वेरिएबल स्वतंत्र चर तथा UAVS को मात्रात्मक चर कहते हैं। ठीक है, एक छोटी सी परिभाषा हो गई। अब अगला टॉपिक अच्छा टॉपिक है, ये भी एक परिभाषा के रूप में ही है, वो है आपका ऊष्मागतिक विभव। ऊष्मागतिक विभव या इसी को अपन बोलेंगे ऊष्मागतिक फलन। ऊष्मागतिक फलन अगर आप इंग्लिश में लिखो तो थर्मोडायनेमिकल ये तो हो जाएगा पोटेंशियल, और इसी को अपन बोलेंगे फंक्शन, है ना। थर्मोडायनेमिकल फंक्शन या पोटेंशियल। ऊष्मागतिक फलन क्या होता है ना, या ऊष्मागतिक विभव, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिकल फंक्शन। यहाँ पर देखो अच्छा टॉपिक है ये। यहाँ से अपने पास कुछ 4 समीकरण बनेगी, उन चारों समीकरण के अनुसार अपन इनको सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलो आइए इसके अंदर अपन लिखते हैं ऊष्मागतिक चर के अंदर कि किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को कुछ चरों जैसे, किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को कुछ चरों जैसे दाब P, आयतन V, ताप T तथा एंट्रोपी S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। एंट्रोपी S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हो गए, ताप, दाब, आयतन, एंट्रोपी S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो PVTS को ऊष्मागतिक चर कहते हैं। ऊष्मागतिक चर आपके हो जाएंगे PVTS, है ना। तो ये है ना, ये PVTS, ये चारों को अपन क्या बोलेंगे ऊष्मागतिक चर कहते हैं। PVTS को ऊष्मागतिक वेरिएबल या ऊष्मागतिक चर कहते हैं। आप ऊपर रहना है ना, इसको आप नीचे समझ सकते हो, ऊष्मागतिक चर कहते हैं। ओके, PVTS आपके क्या कहलाएंगे, ऊष्मागतिक चर कहलाएंगे। इनमें से कोई दो उस समय स्वतंत्र रहेंगे। इनमें से कोई दो स्वतंत्र चर होते हैं तथा शेष दो को उनका फलन माना जा सकता है। शेष दो को उनका फलन माना जा सकता है। देखिए अच्छी लाइन है। क्या हुआ अपने पास कि किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था है ना, किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को कुछ चर होते हैं जैसे दाब, आयतन V, ताप T और एंट्रोपी S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यही इसके चर है। देखो PVT, ताप, दाब, आयतन तो पढ़ रहे थे, एंट्रोपी और जुड़ गई, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिक चर कहते हैं। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये है, देखिएगा आप, अभी अपन निकालेंगे मैक्सवेल के 4 समीकरण। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सवेल के 4 समीकरण आएंगे, वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखेंगे कि इनमें से कोई दो तो स्वतंत्र चर है, उसमें दो तो क्या रहेंगे, फ्रीडम रहेंगे, तथा शेष दो को उनका फलन माना जा सकता है। शेष दो जो स्वतंत्र चर है ना, उनका फलन माना जाएंगे। अभी अपन देखेंगे है ना कैसे, किस प्रकार। तो आगे देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस पिए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ठीक है। और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है,
ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ, द्वितीय नियम वो आपको पता है, डी क्यू बराबर क्या होता है टी डी एस। अभी अपने निकाला हुआ एंट्रोपी होता है ना, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, एंट्रोपी परिवर्तन, यहाँ से डी क्यू बराबर क्या आ गया टी डी एस। तो यहाँ से आप डी क्यू में ये मान पुट कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी बराबर टी डी एस, है ना। तो यहाँ से अगर आप एंट्रोपी निकालो डी यू, तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। अब यहाँ से देखिए अपन कुछ रिलेशन निकालेंगे। यहाँ से क्या रिलेशन निकल रहा है देखिए कि अब इसमें देखिए ये आंतरिक ऊर्जा का फलन है, ये आंतरिक ऊर्जा का फलन है, इसमें टी और पी दोनों स्वतंत्र हैं। देखिए आप टी और पी दोनों ऐसे कैसे लिखे हो, लेकिन एस और वी उनके फंक्शन माने जाएंगे क्योंकि इनमें चेंज हो रहा है। तो दो तो स्वतंत्र चर हो गए उस समय और दो इसके क्या हो गए परतंत्र चर, जो उनका फलन माना जाएगा। देखो ये दोनों चेंज हो रहे हैं जबकि ऐसे कैसे, है ना। तो यही चीज़ आप यहाँ पर अपन लिखेंगे कि टी डी एस माइनस पी डी वी, है ना। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि यह समीकरण चारों ऊष्मागतिक चरों के पद में, यह समीकरण चारों ऊष्मागतिक चरों के पद में, चारों ऊष्मागतिक चरों के पद में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही ना, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है ना। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है जिसमें टी वे पी स्वतंत्र चर है, बिल्कुल दिख रहे हैं, जिसमें टी वे पी स्वतंत्र चर तथा एस वे वी परतंत्र चर, परतंत्र मतलब उनके हो गए हैं ना, उनके फलन है, परतंत्र चर है। तो अर्थात अपन लिख सकते हैं कि अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा, अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा एस व वी का फलन होती हैं। निकाय की आंतरिक किसकी हो गई, एस व वी का फलन होती हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना, एस व वी का फलन होती हैं। ओके, कि अर्थात निकाय की जो इंटरनल एनर्जी बन रही ना, वो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, एस व वी का फलन होगी। तो इस प्रकार बनने वाले फलन को, अपन क्या बोलेंगे, इस प्रकार बनने वाले फलन को ऊष्मागतिक फलन या ऊष्मागतिक विभव कहते हैं ना। ऊष्मागतिक फलन, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, या इसी को अपन बोलेंगे ऊष्मागतिक विभव, ऊष्मागतिक विभव कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन कंप्लीट। अब अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे 4 प्रकार के विभव होंगे, क्योंकि आपके पास 4 है तो चारों को अपन अलग अलग बता सकते हैं। देखिएगा एक बार पुनः कि अपन ने पढ़ा था, अच्छा टॉपिक है ये आपका, ऊष्मागतिक फंक्शन या विभव, है ना। तो किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को कुछ चर होते हैं, जैसे दाब P, आयतन V, ताप T तथा एंट्रोपी S के द्वारा अपन क्या करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि PVTS को ऊष्मागतिक चर कहेंगे। इनमें से कोई 2 एक समय स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र चर तथा शेष 2 को उनका अपन फलन माना जा सकता है। अब कैसे, वो अपन ने समझा कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, है ना, क्या लिख सकते हैं अपन कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर अपने को पता है कि ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ इधर से आया, डी क्यू बराबर टी डी एस। इस डी क्यू की जगह मैंने यहाँ से मान पुट कर दिया, तो डी यू प्लस पी डी वी बराबर टी डी एस। तो यहाँ से डी यू बराबर क्या बन गया, आंतरिक ऊर्जा की इक्वेशन बनी, टी डी एस प्लस पी डी वी। अब इसमें देखिए टी और पी दोनों स्वतंत्र हैं और एस और वी उनके क्या हो गए, फलन हो गए। ये चीज़ है।
तो यह समीकरण चारों ऊष्मागतिक चरों के पद में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त कर रही है। चारों ऊष्मागतिक चर है यहाँ पर, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करती हैं, जिसमें टी व पी स्वतंत्र चर है तथा एस व वी क्या है, परतंत्र चर है। तो अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा एस और किसका फलन होगी, वी का फलन होगी। यहाँ पर जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है ना, वो एस और वी का फंक्शन होगी। तो इस प्रकार बनने वाले फलन को अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिक फलन या ऊष्मागतिक विभव कहते हैं। अब अपन 4 प्रकार के पढ़ेंगे, है ना। एक लाइन है आपकी कि निम्न 4 प्रकार के ऊष्मागतिक विभव। कैसे, निम्न 4 प्रकार के ऊष्मागतिक फंक्शन या विभव, एक ही बात है ना, ऊष्मागतिक विभव है 4 प्रकार के। 4 प्रकार का मतलब आपको पता है पी, वी, टी और एस, ये चारों है। तो 4 कैसे सेटअप करेंगे, एक बार आपका पी वी स्वतंत्र हो गया तो आपका टी एस क्या हो जाएगा, परतंत्र, ठीक है। एक बार पी टी हो गया आपका तो वी एस आपका हो जाएगा परतंत्र, ठीक है। एक बार पी टी स्वतंत्र, या एक बार आपका पी एस स्वतंत्र हो गया तो वी टी आपका क्या हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा, है ना। और यह एक बार आपका वी टी हो गया तो वी टी हो गया तो पी एस आपका हो जाएगा, ऐसे। तो इस प्रकार अपन 4 ऊष्मागतिक फंक्शन बताएंगे, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं से आपके मैक्सवेल रिलेशन भी निकलेंगे। यहीं से अपने पास क्या निकलेंगे, मैक्सवेल रिलेशन। जो मैक्सवेल रिलेशन पढ़े थे ना अपन, वो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, तो वो आपका यहीं से आएगा, ठीक है। तो चलो आइए सबसे पहला फंक्शन निकालते हैं अपन इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। यस, निम्न 4 प्रकार के ऊष्मागतिक विभव है ना। ये लाइन को देखिएगा आप, ये लाइन लिखनी है आपको ऐसे। अब अपन करेंगे, यहाँ थोड़ा पेज आगे ले लेते हैं, इस पेज पर अपन सोल्व करते हैं। निम्न 4 प्रकार के ऊष्मागतिक, नंबर फर्स्ट है आंतरिक ऊर्जा। यहीं से अपन मैक्सवेल का प्रथम समीकरण भी आएगा, है ना। आंतरिक ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी, है ना। पहला निकल रहा है आपके पास आंतरिक ऊर्जा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जूल थॉमसन प्रसार और ओके, इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं अपन। तो आंतरिक ऊर्जा के अंदर वही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, है ना, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किए गए कार्य के बराबर होती हैं। बट अपने पास एक मान ऑलरेडी पड़ा है डी क्यू बराबर टी डी एस, है ना। तो ये आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी। अभी अपन ने किया ना, वहीं से अपने पास कंक्लूजन निकलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। तो इस प्रकार फलन यू जो है, इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा U, इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा U S व V का फलन है ना। U क्या है, S यानी एंट्रोपी और V आयतन का फलन है ना। अब चेंज कैसे होगा देखिए, S व V का फलन है तो आपको करना है कि अतः U का S और V के सापेक्ष अलग अलग रूप में, S व V के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, एक बार S के सापेक्ष होगा तो V कांस्टेंट रहेगा, एक बार V के सापेक्ष होगा तो S कांस्टेंट रहेगा। तो S व V के सापेक्ष, S व V के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, S व V के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ओके करते हैं। तो एक बार क्या होगा, देखो समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से एक बार तो हो जाएगा आपके पास आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो जैसे एच के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं, डेल यू अपॉन डेल एस, तो इसका मतलब वी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो एस के सापेक्ष कर रहे हैं, ये इसी का होगा टी, ये आपका जीरो हो जाएगा। लास्ट वाला क्या हो जाएगा देखिए, जीरो, क्योंकि डी वी कांस्टेंट है तो डी वी वैसे ही जीरो होता है। तो आपके पास क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एस वी टी, ठीक है। एक समीकरण तो ये बन गई आपकी, ठीक है। और इसी प्रकार एक बार जब आप इसका डेल यू अपॉन डेल वी करोगे तब आपका कांस्टेंट कौन हो जाएगा, एस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तब क्या बन जाएगी, यहाँ से ये होगी इसका तो माइनस पी, है ना। ये एक नई समीकरण बन गई। तो अब देखिए अवकल गुणधर्म के अनुसार, अवकल प्रॉपर्टी होती है ना, उसके अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं। एक पहला जो है ना उसको आप ध्यान से समझिएगा, बाकी आपको सारे कंप्लीटली समझ में आ जाएंगे। तो अवकल गुणधर्म के अनुसार, अवकल
की जो प्रॉपर्टी होती है उनके अनुसार। तो अवकल गुणधर्म के अनुसार क्या लिख सकते हैं अपन कि एक बार मैं लिख रहा हूँ है ना कि डेल अपॉन डेल वी डेल यू अपॉन डेल एस वी और बाहर हो गया आपके पास एस कॉमन बराबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल अपॉन डेल एस और डेल यू अपॉन डेल वी एस वी। देखिए एक अवकल प्रॉपर्टी लिखी ऐसे, एक अवकल प्रॉपर्टी लिखी, आप इसको सोल्व कीजिए। आप इसको सोल्व करने का मतलब इधर तो क्या हो रहा है आपके पास, ऊपर तो हो रहा है डेल स्क्वायर यू और नीचे क्या हो रहा है डेल वी डेल एस, है ना। डेल स्क्वायर यू डेल वी डेल एस हो रहा है और दो मान चल रहे हैं v इंटू एस, यही चल रहे हैं। आप इधर भी सोल्व कीजिए तो क्या हो रहा है डेल स्क्वायर यू और डेल एस डेल वी सेम आ रहा देखो, और एस वी ये देखिए दोनों सेम आ रहा था। अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, अपन ऐसा अलग अलग पार्ट किया कि नंबर डालने में अपना आसानी रहेगी, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अपन ऐसे कोई प्रॉपर्टी लिखी है और अब अपन इस प्रॉपर्टी को सोल्व करते हैं ना। एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये जो इक्वेशन है ना, ये देखिए सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एस वी कॉन्स्टेंट हो तो यहाँ से डेल अपॉन डेल वी एस बाहर निकाल लिया बराबर इनको देखते हुए, है ना। फिर देखिए नीचे वाला ये ले लिया डेल यू अपॉन डेल वी एस, तो यहाँ से डेल अपॉन डेल एस बाहर और ये बन गया, ठीक है। तो अब आप मान रख दीजिए समीकरण 2 व 3 के मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 के मान रखने पर तो आपके पास एक नई समीकरण बन जाएगी। इसकी जगह देखिए डेल यू अपॉन डेल एस टी की जगह अपन टी लिख सकते हैं। तो आपके पास नई इक्वेशन जो बन जाएगी ना वो ऐसे बन जाएगी कि यहाँ से डेल टी अपॉन डेल वी एस, है ना, डेल टी अपॉन डेल वी एस बराबर ये देखिए डेल यू अपॉन डेल वी की जगह माइनस लिखोगे, माइनस बाहर तो माइनस बाहर, अंदर क्या हो जाएगा कि डेल पी अपॉन डेल एस वी। ये हो गया आपके पास एक नया फंक्शन आ गया, ये आपके पास क्या होगा एक नया फंक्शन आ गया। देखिएगा ये आपका पहला रिलेशन है और इसी को अपन ऊष्मागतिक मैक्सवेल का प्रथम समीकरण बोलते हैं। यही प्रथम ऊष्मागतिक संबंध है, यही प्रथम ऊष्मागतिक संबंध है ना। और तथा इसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण भी कहते हैं, तथा मैक्सवेल रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सवेल ने बताया ना, ये सारे रिलेशन मैक्सवेल ने बताए। तथा इसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण भी कहते हैं, तथा इसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण या प्रथम रिलेशन, मैक्सवेल का प्रथम रिलेशन भी कहते हैं। ये आपका पहला कंप्लीट। तो इसका मतलब अपन 4 पढ़ रहे हैं, अपन टोटल कितने पढ़ रहे हैं, अपन टोटल 4 पढ़ रहे हैं। इसका मतलब 4 रिलेशन आएंगे, या मैक्सवेल के भी कितने आएंगे, मैक्सवेल के भी 4 समीकरण आएंगे, या इन्हीं को अपन क्या बोल सकते हैं 4 संबंध आएंगे, है ना। जैसे जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक पढ़ लिया, तो चलो आइए एक को अपन वापस से एक समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हमारे पास। तो अपने पास हुई पहला संबंध, यहाँ जो लाइन लिखी ना उसी का मतलब देखिए कि निम्न 4 प्रकार के ऊष्मागतिक विभव हैं, ठीक है। तो निम्न 4 प्रकार के देखे अपन ने, तो सबसे पहला है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा से निकलेगा और यही आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम संबंध होगा और इसी को अपन मैक्सवेल समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो अपने पास वही चीज़ देखो, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं डी यू प्लस पी डी वी, बट डी क्यू बराबर क्या है टी डी एस। देखो एक बार आप बना लेना नोट्स, फिर मैं क्या पुनः आपको पता है मैं डबल बार समझाता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ पेन से अंडरलाइन करता हूँ इन चीज़ों को, है ना, पेन से मार्क करके आपको समझाता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही। ओके आगे चलिए कि इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा जो है आपके पास क्या हो गया डी क्यू बराबर टी डी एस, है ना। तो आपने ये मान डी क्यू की जगह रख दिया, तो टी डी एस बराबर क्या हो गया डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ से डी यू निकाल लिया तो डी यू बराबर क्या होगी टी डी एस और पी डी वी। तो अब इसमें देखिए टी और पी दोनों स्वतंत्र चल रहे हैं और एस और वी दोनों क्या है स्वतंत्र चल रहे हैं। तो इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा यू एस और वी का क्या है फंक्शन है, जिसका फंक्शन है ना उसी के सापेक्ष अपन क्या करेंगे यू का जो आंतरिक ऊर्जा है ना उसका एस जो है वी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। मतलब एक बार एस के सापेक्ष करेंगे तो आपका वी कांस्टेंट, अगले स्टेप में वी के सापेक्ष करेंगे तो आपका एस कांस्टेंट। ये देखिए आप डेल यू अपॉन डेल एस, इसका मतलब वी कांस्टेंट है तो डेल एस ये रहा इस जगह, तो यहाँ से टी हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर इसी प्रकार अगले स्टेप में डेल यू अपॉन डेल वी, वी के सापेक्ष क्या तो एस कांस्टेंट है तो वी इसका मतलब यहाँ से माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। फिर एक अपन ने अवकल प्रॉपर्टी लिखी, इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखिएगा कि डेल अपॉन डेल वी बाहर, अंदर डेल यू अपॉन डेल एस वी एस बराबर, इसको भी अपन ऐसे कैसे ही लिखा, ये इनसे मिलती जुलती प्रॉपर्टी होती है ना। तो इसमें अपन ने मान पुट कर दिया तो डेल यू अपॉन डेल एस वी की जगह क्या हो गया टी, ये टी हो गया, तो डेल टी अपॉन डेल वी एस बराबर एक नया रिलेशन आ गया,
रिलेशन क्या था, अपन चेंज करके नया रिलेशन आ गई, तो यही आपका प्रथम ऊष्मागतिक संबंध है तथा इसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण या प्रथम रिलेशन भी कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछने लायक है। क्वेश्चन भी कैसे बनेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैक्सवेल का प्रथम रिलेशन आ गया। अब निकालते हैं अपन इसी प्रकार दूसरा, है ना। तो दूसरा निकलेगा हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा फलन से, है ना। दूसरा आपका कैसे निकलेगा, सेकंड आपका निकलेगा हेल्महोल्ट्ज है ना, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, यहाँ से निकलेगा आपका हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, जिसको अपन H कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा को अपन किससे करते हैं, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कैपिटल H। ये पीछे भी आई हुई अपने पास, वहीं से अपने पास एक इक्वेशन बनेगी, एंथैल्पी नहीं, F है, कैपिटल F, एंथैल्पी को करेंगे अपन H से, तो F है, F। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा को अपन किसे करते हैं, F से करते हैं। तो ये जो है ना, ये F का फॉर्मूला होता है अपने पास, उसी से ये वैल्यू निकलेगी। एक बार तो है ना, मैं आपको चारों रिलेशन बता दूंगा, ये आए कैसे अपन पीछे और देखेंगे, है ना। आंतरिक ऊर्जा फलन तो आ गई, ये हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा का फलन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है ऐसे, ये आया कैसे अपन पीछे देखेंगे। F बराबर होता है U माइनस टी एस। F बराबर क्या होता है, U माइनस टी एस। ये हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा फलन है। अब ये कैसा है, इसको अपन पीछे और देखेंगे ना, पीछे जब हम पढ़ाऊंगा ना आपको क्लास, तब अपन देखेंगे। तो आप इसको F में सूक्ष्म परिवर्तन कीजिए, मतलब अवकलन कर रहे हो आप, तो F में सूक्ष्म परिवर्तन से क्या होगा, है ना, कुल मिलाकर आप इसका अवकलन कर रहे हो, तो आपके पास हो जाएगा dF बराबर du, एक बार तो du माइनस एक बार t ऐसे कैसे ds माइनस अगले स्टेप में x ऐसा कैसे dt, ts माइनस एच dt हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है कि du बराबर dF, है ना, du बराबर dq माइनस पी डी वी, TDS माइनस PDV, है ना। तो TDS की जगह अपन ने वो मान रख दिया, है ना। अच्छा, इसको अपन फिलहाल यहीं रोकते हैं और अपने को कुछ वैल्यू पता है उसको अपन सॉल्व करते हैं ना। इसको फिलहाल अपन ने यहीं रोका और फिर अपने को पता है चूँकि du है ना, अलग से कर रहे हैं अपन, du बराबर क्या होता है कि dq माइनस पी डी वी, अपन ने पीछे छोड़ कर रखा है dq माइनस पी डी वी। तो या du बराबर dq की जगह अपन क्या लिखते हैं, TDS, बार बार लिखूंगा मैंने, ध्यान रखना, TDS माइनस पी डी वी, है ना। TDS माइनस क्या लिखते हैं, पी डी वी लिखते हैं। तो अब आप देखिए समीकरण 1 से, TDS माइनस पी डी वी, तो अपन चाहे ना तो यहाँ से ये कर सकते हैं कि du माइनस TDS जो है ना, वो किसके बराबर हो गया, माइनस पी डी वी के। इसी से लिखा अपन है, तो ये मान अपन समीकरण 1 में रख लेंगे ना, माइनस पी डी वी आया, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपके पास, dF बराबर du माइनस TDS, इसी की जगह क्या लिख देंगे अपन, माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी, है ना। ये बन गई समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार जो F है ना आपकी हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, तो इस प्रकार F जो हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा फलन है, ताप T व V का फलन है। देखिए यहाँ पर P और S तो दोनों स्वतंत्र चर हैं, जहाँ परतंत्र चर कौन कौन आ गया, V और T। तो इस प्रकार F ताप T व V का फलन है ना। ताप T और V का फंक्शन हो जाएगा। तो अतः T व V के सापेक्ष, अतः T व V के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ओके करते हैं आंशिक अवकलन करने पर, है ना। तो टी ए वी के सापेक्ष करेंगे, तो एक बार वो ऐसा कैसे ही, तो देखिए आप, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ डेल एफ अपॉन डेल टी, टी के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो आपका वी ऐसा कैसे ही, तो ये रहा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास माइनस एस, इक्वेशन नंबर 3। और अगले स्टेप में अपन करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वी, वी के सापेक्ष, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये देखिए इसका करें वी, तो क्या हो जाएगा माइनस पी, इक्वेशन नंबर 4। देखिए सिस्टमेटिक तरीके से जैसे फर्स्ट सोल्व किया वैसे के वैसे आपका सेकंड सोल्व होगा। बस एक बार माइंड में बिठा देना कि आगे से आगे अपने को कैसे बढ़ना है। ये हो गया। तो वही अपन अवकल गुणधर्म के अनुसार इन्हीं को देखते हुए अपन अवकलन प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि अवकल गुणधर्म के अनुसार, है ना, जो अवकल प्रॉपर्टी है
उसके अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, तो अवकल गुणधर्म के अनुसार इन्हीं को सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए आप डेल एफ अपॉन डेल टी, ये देखिए पहले वाला मान डेल एफ अपॉन डेल टी डेल वी, और इसके आगे क्या लग जाएगा डेल अपॉन डेल वी, डेल अपॉन डेल वी टी बाहर, है ना, डेल अपॉन डेल टी बाहर। ऐसे कैसे ही एक बार अंदर इसको लिखना अपने को, तो डेल एफ अपॉन डेल वी टी अंदर और डेल अपॉन डेल टी वी बाहर। देखिए बस इंटरचेंज हो गया। तो समीकरण 3 व 4 के मान रख दीजिए आप, समीकरण 3 व 4 का मान रखने पर ओके रखिए। तो देखिए आप सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल टी, इसी की जगह डेल एस हो जाएगा, ठीक है, और इसी की जगह क्या हो जाएगा डेल पी हो जाएगा। ओके, तो आपके पास हो जाएगा माइनस डेल एस अपॉन डेल वी टी बराबर माइनस डेल पी अपॉन डेल टी वी। माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आई सेकंड रिलेशन, वो क्या हो गया, वो सेकंड रिलेशन हो गया आपके पास कि डेल एस अपॉन डेल वी टी बराबर डेल पी अपॉन डेल टी वी। ये हो गया आपके पास सेकंड रिलेशन। देखिए फॉर्मूले आपको हमारे फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछे हुए, ये न्यूमेरिक मैक्सवेल के 4 उष्मागतिक संबंध दे सकते हैं, उसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना होता है, इसलिए हमारे को बहुत बार पूछी हुई। एक चीज़ और है जो माइंड में बैठा लेना, प्रथम समीकरण प्रथम ही है, आप इनको ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते हो। जो पहली बार सोल्व किया ना वही आपका प्रथम समीकरण कहलाएगा, वही आपका प्रथम रिलेशन कहलाएगा किसका, मैक्सवेल का। और ये जो है ये आपका दूसरा रिलेशन। अगर आपको सीधा पूछ ले कि मैक्सवेल का दूसरा समीकरण लिखिए 1 नंबर में, तो आपको यही लिखना है डेल एस अपॉन डेल वी टी बराबर डेल पी अपॉन डेल टी वी, है ना। इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होना, सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। 4 समीकरण हैं, 4 समीकरण से अपन ने आज 2 समीकरण सोल्व कर लिए, अगले वाले पार्ट में 2 और बच्चे उनको अपन देखेंगे। लेकिन एक चीज़ माइंड में बैठा लेना कि जैसे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वैसे ही करना है ना, कि दूसरा समीकरण है तो आपको दूसरा यही है तो यही लिखना, पहला इससे पहले है तो आपको वही लिखना है ना। इन चीज़ों में आप कन्फ्यूज मत होना, इन चीज़ों को आप ध्यान से देखना। तो अपन लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर कि यही द्वितीय उष्मागतिक संबंध है, यही द्वितीय उष्मागतिकी संबंध है, उष्मागतिक संबंध है, और इसे मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण या द्वितीय रिलेशन भी कहते हैं। इसे मैक्सवेल का, है ना, मैक्सवेल नहीं बताया तो इसे मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, है ना, या सेकंड रिलेशन, द्वितीय सेकंड भी कह सकते हैं ना, सेकंड रिलेशन भी कहते हैं। ओके, 2 चीज़ें आपके पास कंप्लीट है, 2 समीकरण पढ़ ली। पहली कौन सी थी, पहली थी अपने पास 4 उष्मागतिक फंक्शन पढ़ रहे थे, उसमें पहली थी इंटरनल एनर्जी वाली, और इंटरनल एनर्जी वाली पूरा जैसे वो सोल्व किया वैसे के वैसे आगे सोल्व हुआ। देखो ऐसे ही आपको बेकायदा ऐसे नोट्स बनाने पूरे, और यही प्रथम उष्मागतिक संबंध है तथा इसे मैक्सवेल का अपन क्या बोलते हैं, प्रथम रिलेशन या प्रथम समीकरण भी कहते हैं। फिर उसके बाद अपन दूसरे की तरफ पहुंचे, दूसरा निकला हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। अब ये आया कैसे, मैं आपको अभी आगे के आगे टॉपिक सोल्व करूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी जो है ना ये यहाँ पर पहला टॉपिक है आपका शुरू होता है मैक्सवेल रिलेशन से, इसलिए मेरे को यहाँ से शुरू करना पड़ा। आगे चलेंगे ना, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा का फलन ये होता है F बराबर U माइनस टी एस। अब ये कैसा है उसको अपन आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ इसकी जरूरत थी इसलिए अपने को इसको यहाँ पर लिखना पड़ा। तो F में सूक्ष्म परिवर्तन, यानी कुल मिलाकर इसका अगर अपन अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, dF बराबर इसका du एक बार t ऐसा कैसे ds माइनस एक बार s ऐसा कैसे dt, ये होता है। इसको फिलहाल अपन ने यही रोक लिया ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे चले तो कुछ मान होता है आपको पता है, du बराबर dq माइनस पी डी वी, उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। तो du बराबर dq की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, TdS, बार बार लिखते आ रहे माइनस पी डी वी। तो यहाँ से अगर मैंने देखा तो du माइनस टी डी एस, इसको मैंने इधर भेज दिया तो du माइनस टी डी एस किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पी डी वी के बराबर। तो यही मेरे को यहाँ पुट करना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से पुनः देखिए dF बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो ये फलन f की एक इक्वेशन आ गई। ये किसकी आ गई आपके पास, फंक्शन f की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस प्रकार f जो है वो किस किस का, ताप t और v का फलन है। तो होते हैं टी वे वी के सापेक्ष क्या करना अपने को, आंशिक अवकलन करने पर। तो सबसे पहले इसी का करेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल टी के सापेक्ष कर रहा हूँ तो वी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसी का होगा माइनस एस, ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में डेल एफ अपॉन डेल वी टी कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा माइनस पी,
ऐसे बन गए दोनों समीकरण। फिर वही अवकल प्रॉपर्टी, जैसे अपन बार बार लगाते आ रहे हैं, अवकल गुणधर्म के अनुसार ये गुणधर्म ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे अपने को लिखना। ये पूरा गुणधर्म ध्यान से देखिएगा, इन्हीं से मैच करता हुआ अपने गुणधर्म लिखा। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे दोनों मान बराबर होकर कट जाएंगे। तो इसमें अब आपको 3 में 4 का इसी की जगह 3 का मान आ जाएगा, इसकी जगह 4 का मान आ जाएगा। तो आपके पास नई समीकरण ऐसे बन जाएगी, माइनस आ रहा है तो माइनस से माइनस कट गया, डेल एस अपॉन डेल वी टी बराबर डेल पी अपॉन डेल टी वी। यही द्वितीय ऊष्मागतिक संबंध है और इसी मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 आज कंप्लीट ले, 2 अगन अपन अगले वाले पार्ट में देखेंगे। तो आज का अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऊष्मागतिक फलन को समझाइए। एक तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ऊष्मागतिक फलन को समझाइए, है ना। एक तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ऊष्मागतिक फलन को समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि ऊष्मागतिकी के जो 4 संबंध है ना, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय संबंध को समझाइए। ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय संबंध को समझाइए। इसी का ऐसे भी नाम आ सकता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय संबंध को समझाइए, है ना। और करके आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसी का है ना, इसी का अगर ऐसा जाए कि मैक्सवेल के प्रथम व सेकंड, चाहे समीकरण लिखा हो चाहे रिलेशन लिखा हो, संबंध एक ही बात है ना। समीकरण भी लिखा हो सकता है, संबंध भी लिखा सकता है। मैक्सवेल के प्रथम व सेकंड संबंध को समझाइए। क्वेश्चन कैसे भी हो, आंसर दोनों का सेम रहेगा। देखो, इसलिए मैंने 2 प्रकार से क्वेश्चन लिख लिया कि आपको क्वेश्चन ये 2 प्रकार से पूछ सकते हैं। एक तो पर्टिकुलर ऊष्मागतिक फलन को समझाइए, और एक क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय रिलेशन को समझाइए। संबंध का मतलब रिलेशन, और ये मैक्सवेल ने बताया, तो और करके इसी क्वेश्चन का नाम हो गया मैक्सवेल के प्रथम और सेकंड या तो समीकरण या संबंध को समझाइए। तो बच्चे हुए लास्ट के तीसरा और चौथा जो है उसको अपन आगे वाले पार्ट में देखेंगे।